अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पीटीआई का कहना है कि हुकूमत ने मुल्क बंद करके एहतजाज कामयाब बना दिया। आपके ख्याल में पीटीआई के एहतजाज की कॉल कामयाब है या नाकाम? देखो, देखना होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी एक्शन का हदफ क्या है, आपने हासिल क्या करना है। ठीक है, कॉल, इस तरह की कॉल का मकसद तो होता ही ये है कि कारोबार हयात को मुअत्तल कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए, जो लफ्ज़ आपको पसंद आए रख लो। तो वो तो गिवन डेट से पहले हो चुका है। चंद दिन पहले मैं पता नहीं किसका कॉलम पढ़ रहा था, अपने दोस्तों में से किसी का था, मेरा ख्याल है नुसरत जावेद साहब का कॉलम था, मुझे अब याद नहीं। तो उन्होंने कहा ज़िंदगी अजीरन इस्लामाबाद और ये और वो, यहाँ रहना अजाब बन चुका है और ये है और वो है, कोई इस तरह का बहुत एक, चूँकि वो इस्लामाबाद में रहते हैं, सो सड़कें, शहराएँ, गलियाँ, दरवाजे, मोटरवेज, दाखिली खारजी रास्ते बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, इंटरनेट बंद, सेलफोन बंद, तो शहर बंद, सबसे बड़ा सूबा बंद। बहुत सारे जाहिल इस्लामाबाद को दारुल खिलाफा बोलते हैं। आज भी दारुल खिलाफा वो होता है जहाँ खलीफा बैठे, ये दारुल हुकूमत है। दारुल हुकूमत बंद, हुकूमत मोर्चा बंद, ज़ेन बंद, सब बंद। तो कि ये और क्या उन्होंने अचीव करना है? यही अचीव करना था ना। वो एडवांस में हो गया है, गिवन डेट से पहले हो गया है। एक शेर सुनो, लेकिन मुसीबत ये है, ये हम अजीब तरह के लोगों के पल्ले पड़े हुए हैं। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गरीबानों के। वाह। और इसका मतलब, शेर का मतलब वही नहीं होता जो बाहर दिखाई दे रहा होता है कि जी गिरेबानों के ही ढेर लगे हों, यही है ना। यहाँ और बहुत कुछ बंद है, सारा कुछ। इकोनॉमी का कोई हाल नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई हाल नहीं। अब इस तरह का, इससे ज़्यादा कामयाब एहतजाज क्या होना है? बीमार सोच, पता नहीं, करने वाला काम पता नहीं, ये ज़्यादा सियाने होते होंगे। मुझे तो बाज़-औक़ात ये शुबा पड़ता है कि हम आप ही बेवकूफ़ हैं। हम जो इस मुल्क में रियाया हैं वही ज़्यादा अहमक है, या वो मेरा ख्याल है नामुनासिब तौर पे मुल्क से मोहब्बत करते हैं। उनको मुल्क खुशहाल चाहिए, उनको नहीं चाहिए। उनको मुल्क हंसता खेलता चाहिए, इनको नहीं चाहिए। उनको मुल्क गैर मकरूज़ चाहिए, इनको मकरूज़ चाहिए। तो ये तो धांधली धौंस और ये और वो, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान बंद है। मैंने पता है क्या कहा था कि भी क्या होगा, मैंने गलत कहा था। मेरा ख्याल है कि पिछले प्रोग्राम की बात है, या पता नहीं, मैंने आशिया बख्श वाले प्रोग्राम में, कि भी क्या होगा, पूछा मुझसे ये गया था क्या होगा, मैंने कहा कुछ नहीं, लड़की होगी, लड़का होगा या ट्रांसजेंडर होगा। ये एक मतलब तबसरा था मेरा जी। लेकिन अब मुझे लगता है बस और कुछ नहीं, ख़ानदानी मनसूबाबंदी जारी है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। ठीक है। अब तकरीरें झाड़ेंगे अजीब अजीब तरह की, जैसे कोई ज़हनी तौर पे मफलूज लोग नहीं होते, उस तरह की बातें करेंगे, जुगते मारेंगे। सारा कुछ जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। बहरहाल फायरवॉल भी अगले तोड़ के बराबर कर देंगे। अरबों रुपया भूखे नंगे लोगों का खा गए। फायरवॉल क्या करेगी? नहीं करता ये टेक्नोलॉजी, ये जो आजकल की, ये आज से सदियों पहले तो नहीं थे, लेकिन जहाँ जब जो कुछ होना था वो हुआ। तब तो कोई सेलफोन नहीं थे जब ईरानी इनकलाब आया है, वो तो कल की बात है। उसका तो मैं भी ऐनी शाहिद हूँ। ऐनी शाहिद इन अ वे के डेली खबरें छपती थी हमारे अखबारों में। सही। तो ये ज़ारों की, रूस की, और ये जो कुछ भी जहाँ भी हुआ, उस वक्त तो ये सेलफोन नहीं थे और ये फायरवॉल्स भी नहीं थी फलाना। लेकिन फायरवॉल फायर हो सही, फिर इसका कोई वाली वारस नहीं होता। तो एहतजाज वो ठीक कह रहे हैं पीटीआई वाले, अगर कहते हैं कि मुल्क बंद करके एहतजाज कामयाब, तो उनका मकसद ही बंद करना था, आपने भी बंद कर दिया। दिस व्हाट दे वांटेड, और कोई हल नहीं। बिल्कुल ठीक। नुकसान किसका? पाकिस्तान का, आम आदमी का। पाकिस्तान का क्या, आम आदमी। सत्यानाश से सवा सत्यानाश है, बट ठीक है जी। नेक्स्ट खबर है साहब, टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब पर हमले हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। बात सुनो, को अंग्रेजी के 4 लफ्ज़ बोल लेना, ये फलाना, ये टैं 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 करते रहना, ये तो पढ़ाई लिखाई नहीं है। सुना नहीं है बाबा बुल्ले शाह ने क्या कहा था? खादा पीता लाहेदा,
ते बाकी अहमद शाहिदा, हमारे बिरादर जितने हैं उनकी सदियों की तारीख है। नादिर शाह ने क्या किया था? वो शाही मस्जिद की उसके तलवार ले खड़ा था कि उस जब तक मैं न्याम में ना करूं कत्ल और गरज जारी रखो, ना हिंदू ना सिख ना मुसलमान कोई नहीं। क्या क्या कुछ यहां से उठा के ले जाते थे। खुदा का खौफ करो, हमला खैबर पख्तूनख्वा की पूरी तारीख बयान करो, वहां से तो वो गुजर के आते थे। यहाँ हमारे यहाँ बहुत ये बात होती है कि जी पंजाब में मुज़ाहमत नहीं होती थी। ओ भाई, पीछे होती थी। अपनी तारीख को समझो, उसके बारे में सोचो, और आइंदा इस तरह की उल्टी सीधी बात हाँकने से बेहतर है कि 12.5 करोड़ दफा सोचो। 12.5 करोड़, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब की आबादी 12.5 करोड़ है, वहां से हमले हो रहे हैं, कब नहीं हुए हैं। अखबारी खबर के मुताबिक पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि बुशरा बीबी का बयान तोड़ मड़ोड़ कर पेश हुआ, उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, एक बात याद रखना, इस लेवल पे जब कोई शख्स बयान देता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसको तोड़ा मरोड़ा ना जा सके, उसके साथ टेम्परिंग ना हो सके, चूंकि हम कमीने मुखालिफ हैं एक दूसरे के, हम सारे बिलो द बेल्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, हिट करते हैं। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मतलब मैं अगर ऐसा एक स्टेटमेंट देता हूं या ऐसी कोई बात करता हूं जिसको बहुत आसानी से डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल नाम मेरा भी नॉलेज यही कहता है, लिया हो तो मुझे नहीं पता, मुझे कोई दिलचस्पी भी, मैं ख़ास तरह की खबरें पढ़ता हूँ। कॉलम के नाम पे जो बेशुमार कचरा छपता है वो नहीं, मैं मखसूस अंग्रेज़ी और उर्दू के जो लोग मुझे पसंद हैं मैं उनके कॉलम पढ़ता हूँ। तो टेम्परिंग अगर हो गई है तो वाह, अच्छा, इसको अगर एक्सप्लॉइट करना है तो दुश्मन तो करेगा। दुश्मनी है ना, ये कुछ सियासी मुखालफत तो नहीं है, ये राइवल्स नहीं है, देयर एनिमीज। ये कोई सियासी मुकाबला नहीं हो रहा, ये कबायली जंग हो रही है। उसमें तो सब कुछ जायज़ है, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। इक़्तिदार से मोहब्बत है इनको पागलों की तरह, और जंग तो ये है ही। सो इसलिए जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। जैसे देसी कुकड़ी ना अंडा देने तो बाद कर दी है कुड़कुड़ कुड़कुड़ कहीं कहीं कर दी फिर दी है, इसी तरह नून लीग की वो जाहिर है उन्होंने आसानी से एक्सप्लॉइट कर लिया इसको, चूँकि बात इस तरह की थी। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त था जहांगीर बदर, मुझसे सीनियर था यूनिवर्सिटी में, अल्लाह उससे तरीक़ रहमत करे, बहुत प्यारा आदमी था जी। वो मुझे उसकी एक बात नहीं भूलती, मैंने ज़िंदगी में कभी ये सुना नहीं था। वो कहा करता था, ब्रदर गिले ते पैर नहीं रखी दा। समझ आई बात? कि भाई मेरे गीले पे पाँव नहीं रखते, बंदा फिसल जाता है। तो जिन हालात में, जिस किस्म की सूरत हाल में पीटीआई ये सब कुछ कर रही है, एक एक लफ्ज नाप तोल के देखो। ये तो वो लोग हैं जो मुंह उठा के एजेंट यहूदियों का फलाना, इस तरह की बातें करने से बाज नहीं आते। इनका क्या है, छोड़ो, काम जो उन्होंने करना था इन्होंने कर दिया। कमाल की बात है, यानी उन्होंने किया कराया कुछ नहीं और अपना मकसद अचीव कर लिया। मकसद तो यही था कि एक नॉर्मल सूरत हाल को एबनॉर्मल में तब्दील करना, खत्म। जो जिन जिन शहरों के या जहाँ जहाँ के इस्लामाबाद के कैपिटल के लोग जो कुछ भुगत रहे होंगे, ये एक टारगेट था, अचीव हो गया है। बिल्कुल ठीक। इस पे जितने लत्ते लोग लेंगे वो कम हैं, और वो गवर्नमेंट के होंगे कि उन्होंने तो एहतजाज की कॉल दी है और ये जमहूरी हक है, ये क्या कर रहे हैं। सही, ठीक है। नेक्स्ट खबर है साहब। अखबारी खबर के मुताबिक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने तखमीना लगाया कि 2025 में पाकिस्तान का 40% बजट सूद खा जाएगा। 2025 तो आप ऐसे कह रहे हो बेटा जैसे कि कोई पता नहीं कोई 100 साल बाद की बात है। 25 तो आया लो, ये नवंबर है ना जी, दिसंबर के बाद शुरू है काम, और ये ठुमके लगा रहे हैं, मईशत सीधी हो गई, फलाना हो गया, अल्लाह मान अल हफीज़। अच्छा, यहाँ मुझे कुछ और याद आ रहा है
ये तो लिखा पड़ा है, सबको पता है। और मोहम्मद अली एक प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने कहा कि अगर इस मुल्क में कर्जों का ट्रेंड शुरू हो गया तो कर्जे चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। उन्होंने पोर मैन्स बजट भी दिया था। ही वॉज अ जीनियस अपने काम में। क्या? कर्जे उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। और ये ऐसे, अब मैं इनके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, डिक्शनरी में कोई लफ्ज ऐसा नहीं है। जो पाकिस्तान की ये जो हुक्मरानों की एक टोलियां हैं ना, टोलियां, ग्रोह, जत्थे, ठग्गों के जत्थे, वो बंदा वाज़े अल्फाज में कह गया। ये मैंने होश में आने के बाद पढ़ा। जब चौधरी मोहम्मद अली थे उस वक्त पता नहीं मैं था भी कि नहीं, या बहुत छोटा था। अब मेरा सवाल अपने प्यारे उलमा फजला से है, काबिल एहतराम लोग ही मुझे बताएं कि 40% बजट सूद खा जाएगा, ये शरई है? भूख नंग अपनी जगह पे, पैदा ना होने वाले बच्चों को भी गिरवी डालना अपनी जगह पे, ये पता नहीं क्या, ये गैर शरई है, वो गैर शरई है, ये सूद। बताओ मुझे, ये शरई है या गैर शरई है? देखो, पाकिस्तान पैराडॉक्सिस की जन्नत है या जहन्नुम है मैं नहीं जानता। ये क्यों नहीं निकलते बाहर? ये क्यों नहीं निकलते बाहर? सारे फिरकाबाजी अलहदा रखे, चूंकि इस पे तो इत्तफाक है। ये सारे क्यों नहीं निकलते? मुझे ये बताओ। शरई गैर शरई इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो मुझे ये बताओ सूद के बारे में अहकामात क्या है? भूख नंगा अपनी जगह पे, यानी इस मुल्क का, पाकिस्तान का 40% बजट सूद खा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी नसीहतें, इनके वाज़ें, इनके लेक्चर, इनके भाषण वो ख़त्म होने में नहीं आते। 40% सूद खा जाएगा। सूदी कारोबार में मुलव्वस कौन? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये पैराडॉक्सिस की, तज़ादात की भयानक तरीन, नंगे तरीन तज़ादात, ये है हमारी असल औकात। जी, वेरी अनफॉर्चुनेट। हसन साहब, अगली खबर बहुत अफसोसनाक है। चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर में स्पीच थेरेपी के लिए लाया जाने वाला वालिदैन का 3 साल इकलौता बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर हलाक हो गया। गटर को घास से ढका हुआ था। वज़ीर आला का नोटिस, जबकि हुकूमत ने मैनहोल्स के ढक्कन चोरी होने से बचाने के लिए प्लास्टिक के रिसाइकल कवर लगाने का फैसला किया है। सुभान अल्लाह यार, व्हाट अ सोसाइटी, क्या माशरा है। इस मुल्क में ये रिवाज है, हर मामले में हर उबलता बदबूदार गटर जो है उसको घास से ढांप दिया जाता है। अच्छा, 77 साल बाद, ओ खुदाया, 5 सदी से ज्यादा मैन होल के ढक्कन। और कैरेक्टर देखो हमारा, इस मुल्क ने बड़े बड़े सनतकारों को जन्म दिया। मैन होल के ढक्कन, जाहिर है मैं गाहक हूं उनका, या आपने कभी खरीदा है? कौन खरीदता है ये? बेचने वाले कौन, खरीदने वाले कौन? मुझे इस बात का जवाब दो। अब प्लास्टिक के रिसाइकिल कवर लगाने का 77 साल बाद, और मैन होल के ढक्कन चोरी हो रहे हैं जब से मैंने होश संभाला। पुरानी तरीन बात है ये। हम वो लोग हैं कि मुहर्रम के दिनों में जो सबीलें लगती हैं, सबील ही कहते हैं उसको जी, वहाँ जो ग्लास होते हैं पानी पीने के लिए, वो जंजीरों से बंधे होते हैं। मजाल है इस मुल्क के किसी हुक्मरान को कभी ये ख्याल भी गुजरा हो कि इस कौम को तरबियत की ज़रूरत है। मैंने एक दफ़ा एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को, मैं नहीं मिलना चाहता था, मुशाहिद हुसैन ने मुझे कहा कि मिलना है। मैंने कहा यार मैंने मिल के क्या करना है, उस वक्त वो वज़ीर इत्तलात थे। फिर मैंने उनको कहा, मैंने अच्छा इंसिस्ट किया, मैंने कहा यार फिर 2 को बंदे और बुलाओ, मैं अकेला मिल के क्या करूँगा, सुन लो। उसने को बात की तो मैंने 2 नाम लिए। एक नाम लिया शामी साहब का, मुजीबुर रहमान शामी साहब जी। दूसरा उन दिनों लिखते थे, उनका मैं नाम भूल गया, सितारा जुर्रत थे, वो साबिक फौजी थे, डेथ हो गई उनकी।
अल्लाह गरी के रहमत करे, नाम मुझे, मैं उनका उस मीटिंग में मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था बैठने को, बात करके कोई बात हुई तो मैंने एक जुमला बोला। मैंने कहा जी इस मुल्क को प्राइम मिनिस्टर की नहीं टीचर की जरूरत है, जो अब माले सल्तनत को ये बताए कि हराम नहीं खाना और अवाम को बताए तुमने जीना कैसे। हुजूर के लिए अगर कोई एक लफ्ज इस्तेमाल करना हो, इंसानी हिस्ट्री में उनसे बड़ा उस्ताद कोई नहीं गुजरा। अंदाजा लगाओ कहां से शुरू होके कहां तक गया मामला। दाएं हाथ से खाओ, अपने सामने से खाओ और भूख छोड़ के खाओ। वो खुदाया जंग के आदाब और खुदा, अजीबो गरीब बात है। तने तन्हा, ना को बहन ना को भाई, दुनिया में तशरीफ लाए वालिद जा चुके थे, कम सिन बच्चे थे, वालिदा वही यार। और सिखाया क्या क्या, किसी के घर दस्तक दो, दूसरी या तीसरी दस्तक के बाद जवाब ना आए तो बुरा माने बगैर चले जाओ। ये छोटी छोटी बातें। तो उस वेले जो वजीर आजम सिंह मैं देखा, मैं वो चेहरे तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आया, चूंकि बात ही पल्ले नहीं पड़ी होनी। हमें लीडर नहीं, बड़े देख लिए, पेट नहीं भरा। What you need is a teacher, जो तुम्हें सड़क अबूर करना सिखाए, अच्छा पड़ोसी होना सिखाए, अच्छा ताजिर होना सिखाए, अच्छा हुनरमंद होना सिखाए। छोड़ो। एक और बुरी खबर है, 6 पाकिस्तानी नौजवान लीबिया से इटली डंकी लगाने की कोशिश में जिंदा जल गए। 2 लोगों की शिनाख्त ना हो सकी। गाड़ी में छुपाकर 0 पॉइंट मुंतकिल करते हुए रास्ते में गाड़ी में आग भड़क उठी। अच्छा, अजीब बात है, ये मैंने भी पढ़ी अखबारों में। मरियम, मैं अजीब बात है, मैं खुद भी सोचता हूँ बाज़ औक़ात के पता नहीं मेरी कोई स्क्रू ढीले हैं। मुझे जो मर गए उनके मरने का दुख हल्का सा मलाल हुआ, बाकी नहीं, मुझे क्या पता कौन थे। लेकिन जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी, मुझे अब भी वो हॉन्ट कर रहे हैं। वजह, जो जिंदा हैं वो जिंदा दरगोर हो गए। उनकी माएं, उनके बाप सारी जिंदगी हर आहट पे चौंकेंगे, शायद आ गए। जिनकी शनाख्त हो गई जल मरे ना जी, ठीक है, कहानी खत्म। जिन 4 की शनाख्त हुई है, उनके रिश्तेदार रोने पीटने के बाद अपनी वाका मस्ती भूख नंग जो जिंदगी में पाकिस्तान में है आम आदमी के लिए, जिनके बेटे वहां गए होंगे इतना बड़ा जुआ खेल के, जिसे कहते हैं जान पे खेल के, वो मातम, ये वो कभी कोई तस्वीर देख के माँ रो पड़ा करेगी फलाना। ये जिनकी शनाख्त नहीं हुई, जरा तसव्वुर करो, वो जवान लड़के होंगे, वो 40 साल की उम्र इतनी नहीं किसी ने हरकत करनी, यंगस्टर्स होंगे। उनकी माओं, बापों, बहनों, भाइयों का की जिंदगी कैसे गुजरेगी। बस एक जानवर, एक आदमी और एक इंसान की सोच में यही फर्क है। जानवर परवाह नहीं करेगा, आदमी पढ़ लेगा भी इतने बंदे मरे हैं। जो हम जैसे पागल हैं, अब नॉर्मल हैं, उनको ये बात हॉन्ट करती रहेगी। और पाकिस्तान तो वैसे मुल्कों में सरे फहरिस्त है जहाँ के लोग मुल्क को धड़ाधड़ छोड़ के जा रहे हैं या जाना चाहते हैं। खैर, बिल्कुल ठीक। हसीता, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की जेलों में गुंजाइश से 2-3 गुना ज़्यादा मुजरिम कैद हैं, जिससे कैदियों का दम घुटने लगा है। 2000 गुंजाइश रखने वाली कैंप जेल लाहौर में 6800 कैदी मौजूद हैं। या छोड़ो यार, मुल्क की हालत देखो, पता नहीं 25 करोड़ है, अब 26 करोड़ हैं। जो हम 24-24 करते रहे तो पुरानी बात है, मेरा ख्याल है 26-27 होंगे। इतनी बड़ी जेल में ये जो 28 करोड़ कैदी है, जो बाजार आपको खुले फिरते नजर आते हैं, वो कैदी हैं। भूख, नंग, बेरोजगारी, गुर्बत और हद तक, यानी हमारे अलावा कितने मुल्क होंगे जिनमें ये लोग कि फलां को उठा के ले गया।
अच्छा की चुक के ला गया, गुबार सूखने के लिए डाला हुआ था, कोई डोर मैट था या गाड़ी का कोई वो था, वो जो क्या होता है नीचे बिछा, वो था जो उठा के ले गया। यानी इस मुल्क में भूख, नंग, गुर्बत, जहालत, ये वो बेरोजगारी अपनी अपनी जगह, जिन्हें कुछ भी नसीब नहीं। ये 26-27 करोड़ कैदी, ये सफोकेटिंग नहीं है? मुझे बताओ, बधार आज़ाद हैं। अब ये बात है भी बहुत पुरानी। मैं आज से 15-20 साल पहले, मैंने कल आपको कहा था ना, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, मैं पीरियोडिकल्स का आदमी था। धनक जैसे मैगजीन का मैं 22 साल में जॉइंट एडिटर था। पाकिस्तान का नंबर 1 मैगजीन, डाइजेस्टों में सबरंग, वैसे धनक सरवर सुखेरा साहब का। मैं तो उस वक्त से देख रहा हूँ जेलों में ज़्यादा। अच्छा बात सुनो, भुट्टो साहब के दौर में एक वजीरे जेल खाना जात हुआ करते थे, अजीब सा ही नाम था उनका, हालांकि मैं जान पाएंगे वो भूल गया हूँ, डेथ हो गई उनकी बहुत पहले। तो उन्होंने वजारत का हलफ उठाने के बाद कहा, मैं मुल्क भर में जेलों का जाल बिछा दूंगा। ये औकात है इन लोगों की, मुल्क भर में जेलों का जाल। हालांकि एक ही जेल काफ़ी है। तो ये जो बात आप कर रहे हो, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जिस क्लास के, जिस तरह के लोग अंधाधुंध, ना जमानत के पैसे, ना आगा ना पीछा, ना कोई वकील, जेलों में जाते हैं, वो फ़ायदे में रहते हैं। क्या उनको 3 वक्त की रोटी, गंदी मंदी, अच्छी बुरी जैसी भी है, वो उनको मिलती है। ये जेल में मैं सोच के दंग रह गया कि ये पहले कैसे आटा पैरों से गूंथते और पता नहीं क्या करते होंगे। अब अपनी जेल में अलीम खान ने वहाँ वो काम किया, अब्दुल अलीम खान ने, बहुत ज़बरदस्त। और बाद में मैंने हॉस्पिटल बनाया अंदर, ठीक, कैदियों के लिए। उसके बाद हमने देखा वो कन्वेयर बेल्ट्स पे रोटियां आ रही हैं और ये है वो है। अब इसका मतलब है रोटी तो मिलती है, तो ये कम नेमत है। देखो हमारे मुल्क में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो तजावुज ना करे अपनी हदूद से। खत्म। ये तजावुज करने वाली बात है ना कि यहां अगर बिल मैं ही फिगर बोल रहा हूं, 5000 कैदी है, वहां 7 ठोंसा हुआ है, तो क्या है ये? चलो अच्छी बात है, जेलों का जाल बिछाना शुरू करें। ठीक। हसन साहब, हुकूमती लोग दावा कर रहे हैं कि इकोनॉमी संभल रही है, आप मुत्तफिक हैं या नहीं? नहीं, मैं कतई मुत्तफिक नहीं। मुझे जब तक लोग इनसे खुश नजर नहीं आएंगे और लोग महंगाई का रोना नहीं रोएंगे, इनकी कौन सुनता है? ये फजिंग और ये टेम्परिंग के बादशाह लोग हैं, पता नहीं कहां कहां बाहर इनकी वो पकड़ी गई हैं ये हरकतें। ये क्या है? संभल गई है भाई, तुम्हें जरूरत है बताने की। ये वाहिद चीज है जिसका फैसला आवाम ने करना है। अगर वो कहें वी आर कंफर्टेबल, तो इकॉनमी संभली हुई है। अगर वो हर वक्त मातम ही करते रहते हैं, फकीरों की तादाद में धड़ाधड़ इजाफा, तो जो मर्जी कहता रहे, वही कल वाली बात, तते तवे थे, गर्म तवे पे बैठ के भी बोले अच्छा अब हकायक देख लो। मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ। अच्छा किया आपने मुझे बता दिया था, मैंने कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं। चीन ने मकरूज ममालिक की जो फहरिस्त जारी की है, माशाल्लाह चश्मे बदूर उसमें हमारी पोजीशन पहली है। इकॉनमी संभल रही है। कुछ दोस्त ममालिक पाकिस्तान का कर्जा रोल ओवर करने में हिचकिचाहट से काम ले रहे हैं, रिलक्टेंट हैं। इकॉनमी संभल रही है। IMF ने मिनी बजट का कहा, जबकि हमारे वजीर ख़जाना बुज़दिद हैं कि हम बग़ैर मिनी बजट टैक्स रिकवरी से काम चलाएंगे, अपने लोगों की अंतड़ियाँ निकालेंगे, जो बाजार मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इकॉनमी संभल रही है। अच्छा, अब वो कर्जा देने से पहले अपना पूरी मईशत क्या है, आपकी मईशत की औकात क्या है, IMF के कंट्रोल में है। आप सुपर पावर्स की अमेरिका यूं हम में, ये वतन हमारा है और ये और वो, ये सारा करते हो प्रैक्टिकली। IMF क्या है? नन्नी मुन्नी ब्रांच है सुपर पावर की। अब वो कर्जा देने से पहले अपना पुराना कर्जा काट लेते हैं, फिर कर्जा उतारने के लिए मजीद कर्जे। 80% से ज़्यादा नौजवान तबका इस वक्त बैरून मुल्क जाने के चक्कर में है।
ये अभी आपने जो बात की है वो भी मैंने एक लिखा हुआ था पॉइंट कि अभी 2 दिन पहले 6 नौजवान पाकिस्तानी डंकी वगैरह जो अभी आपने बताया। अच्छा, एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 1 साल के दौरान सबसे ज्यादा हिजरत मुकद्दस लफ्ज़ है, नहीं, पाकिस्तानियों ने की है। मैं हिजरत का लफ्ज़ वापस लेता हूं और इससे माफ़ी मांगता हूं। ये बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है। हिजरत नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भाग। ये नारा भी मेरा नहीं है, लोगों ने लगाया। अच्छा, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों ने मुल्क को छोड़ा, दूसरे नंबर पे सूडान और तीसरे नंबर पे भारत। पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद तनज़ुली के बाद 102वें नंबर पे। सोमालिया, इथियोपिया, लीबिया हमसे बेहतर। ब्रेन ड्रेन की कहानी पुरानी हो गई। पढ़ा लिखा या हुनरमंद तबका डेस्परेटली मुल्क छोड़ जाना चाहता है। फी का सामनी कुव्वत खरीद, बरामदा, तालीम, सेहत के शोबे में पाकिस्तान खत्ते में सबसे पीछे। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो है ना स्मोक, ये स्मोक और फॉग का वो कॉम्बिनेशन है। ये उन्होंने स्मोक को और फॉग को ब्लेंड करके ये एक जो नया लफ्ज़ हम सुन रहे हैं। और एक बात याद रखना आप भी, वो ये है कि इस तरह की बात कोई हुकूमती बंदा करे, कान धो जाके डिटोल वाले पानी से। जैसे मैं कहता हूं ना, इस पूरे निज़ाम को तेजाब से गुसल दो, फिर सफाई होगी। नहीं होगी। जेडे दिहाड़ीबाज होंदे आ, वो अपना डेंटिंग पेंटिंग करके टूटर जाते। नोबडी वांट्स कि इस मुल्क नूं असीं परमानेंटली पटड़ी ते चढ़ाइए, ये वो सारा, जब तक अवाम नहीं कहते कि हाँ जी सुकून में है जी, ठीक है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सर पे छत है, बच्चा स्कूल जा रहा है, खत्म। किसी को कुछ फरमाने की जरूरत नहीं है। इकॉनमी संभल रही है, कितने संभल रही है? वो फाकिया ना ड्रंक को ही है, कर्जिया ना धुत, कहते हैं नशे में धुत, वो कर्जों के नशे में धुत, संभल कहां से रही है भाई? ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अमेरिका से खबर शामिल करेंगे। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली का वक्त आन पहुंचा है और ये अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी बेदखली होगी। बिल्कुल ठीक है, ये तो बकवास है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा मुल्क मेरी मर्जी। ये आखिर अगर इकोनॉमी बोझ बनते हैं जब, और गैर कानूनी बात है ना, तो कानून पे अमल दरामद। तो कहता, हुजूर का फरमान सुना था कि मैं किसके हाथ काट देता, इसलिए इस पर माफी नहीं है। चोर हमारे यहां, चोर के तो शायद काट देते हो, डाकुआं दे नहीं कट दे। ये जो बात आप कर रहे हो, तो ये डोनाल्ड ट्रंप हैपेंस टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। गैर कानूनी तो कुछ भी हो उसे कुचल देना चाहिए। अगर आपने माशरे में लोगों को मुतवाज़न करना है, उनको सेहतमंद सोच देनी है, उनको मुल्क के साथ मोहब्बत उनके अंदर बेदार करनी है, तो आपको इंसाफ, और इंसाफ क्या है? हाथ काट दो, चाहे तुम्हारे अपने बेटे बेटी का हो। ये कौन करे? अब वो उनके किस्से तो हमने बयान करने के लिए रखे हुए हैं ना, तो कानून के मुताबिक है। अगर ये कानून के मुताबिक हैं, गैर कानूनी कह रहा है ना वो कि वो कर रहे हैं उनको, तो जो गैर कानूनी उठा के बाहर मारो, खत्म। आगे चलते हैं साहब। अदाकारा हिरा सोमरू का कहना है कि शौहर की दूसरी शादी पर मुझे एतराज़ नहीं, अगर एक मर्द अफोर्ड कर सकता है और एक से ज़्यादा शादियां करना चाहता है तो ज़रूर करे, ये हराम कामों से बेहतर है। देखो, मैंने वाक़या सुनाया है, मैं तफसील में तो फिर नहीं जा सकता। और जामे अज़हर के पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को देख के ना, वो खैर सवाल जवाब उसको छोड़ो तफसील, तो उसने कहा अच्छा ये इंडियन मुस्लिम्स हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा, जामे अज़हर के जो रईस जामे थे, वो उन्होंने कहा कि ये दे प्रैक्टिस इंडियन इस्लाम। अब देखो, इस्लाम में जो उसमें जो भी करते वो बात नहीं करते। मेरे लिए तो ये नॉन इशू सा है। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है कि है इजाज़त तो भी रहने दो, फिर केड़ा मां दा लाला जड़ा 4 अफोर्ड कर सकता है। खैर एनीवे, उसको भी छोड़ो।
लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है मेरी, है ना मरियम बेटा, मेरी ऑब्जर्वेशन है पूरी ज़िंदगी की। हमारे यहाँ ख़वातीन नॉर्मली वो बड़ी तहज्जुद गुजार, नमाज रोज़ा ये वो सारा, और बंद सदका खैरात ज़कात बहुत इस तरह के ना तस्मियाँ शस्मियाँ। हमारी हमने बचपन में मेरे वालिद मेरी वालिदा को छेड़ा करते थे, हम बच्चों को कहते थे कि तुम्हारी माँ को तो नमाज और नसीम हिजाजी इन दो को पढ़ने के अलावा काम ही कोई नहीं, यानी नमाज पढ़नी है या नसीम हिजाजी के बड़े इस्लामी मार का नावल होते थे, तो इसी तरह की होती हैं। अच्छा, लेकिन एक ऐसी सरतापा तहज्जुद गुजार खातून को भी अगर शौहर कहे कि यार मैं तुम्हारी तबीयत ख़राब चल तो मैं दूसरी शादी में तलवार निकाल लेगी, सारी तहज्जुद गुजारी उसकी धरे की धरी रह जाएगी। मैं कोई गिला शिकवा नहीं कर रहा, मतलब मुझे आप नज़र नहीं आ रहा है लेकिन अभी हंसना रही हो, मैं इसका ये दासन है मैं मुझे लेकिन ये है बहुत इंटरेस्टिंग बात जी। मैं जब सऊदी अरेबिया में था, हमारे कफ़ील थे शेख अब्दुल लतीफ़ साले आले शेख, उनका छोटा भाई मेरे, उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत गपशप ये वो, तो उनकी बेगम, उनका नाम था जवाहिर, बहुत खूबसूरत फैमिली, ये आले शेख कहलाते हैं, ये अब्दुल वहाब की औलाद है, बहुत सेकंड बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली ऑफ सऊदी अरेबिया। खैर, तो उनकी बेगम का नाम था जवाहिर, अंग्रेज़ी बोल लेती थी लेकिन उसी तरह जिस तरह के अरब्स बोलते हैं। तो उनको गिला ही रहा ये कि शेख अब्दुल लतीफ़ वो क्यों नहीं सेकंड मैरिज होती। मैंने एक बार पूछा, मैं बच्चों छोटे भाइयों की तरह, मैंने कहा व्हाट इज़ दिस, तो उसने कहा नो इट इज़ ब्लडी एम्बैरसिंग, चूँकि हर एक की 3-3 4-4 है और शेख लतीफ़ कल्ला ही है कि दी को बीबी है, तो मेरे लिए ये बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। कैसा है? ज़बरदस्त है, ये अरबों का कल्चर है, हाँ, जहाँ से इस्लाम तुलू हुआ था, ऐसे बैठे ने मंजी पीढ़ी ठोक रहे ने, मैंने तो बहुत कुछ वहाँ समझा सीखा और सोचा है। अगर वो नहीं ठीक, आप कैसे ठीक हो? उन निदारों से आए जो कल बने उनकी, और याद रखना ट्राइबल आदमी बहुत रवायत पसंद होता है, उनका अपने तरीके का सिलसिला है और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता। सही। हसन साहब, वैसे आपके नज़दीक अच्छे और बुरे की क्या डेफिनेशन है? मैं आपको एक बात बताऊं मरियम, आप ज़िंदगी में गौर करना, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा बुरा जो है ना, कोई भी अच्छा नहीं है और कोई भी बुरा नहीं है। तरबियत, माहौल, मिजाज, DNA, बेशुमार फैक्टर्स होते होंगे, मुझे नहीं पता। देखो, बुरा ख्याल एक अच्छे आदमी को भी आ सकता है, बुरा ख्याल एक अच्छे आदमी को भी आ सकता है, लेकिन जिसकी तरबियत, जिसका ख़ानदान, जिसकी एजुकेशन, जिसकी वो सारा ठीक होगा, वो अपनी लगामें खींच लेगा, वो अपने बुरे ख्याल पे शर्मिंदा होगा, विड्रॉ कर लेगा, अपने आप को खींच लेगा, अपनी लगामें खींच लेगा। जो वाकई बुरा होगा वो कर गुजरेगा, बस रुक जाने का और आगे चल पड़ने का फर्क, यही अच्छे और बुरे का। देखो, होता यह है कि अगर किसी माशरा, देखो जो मैं कहता रियासत होगी माँ के जैसी, बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने क्या कहा था कि लीडर बेसिकली टीचर होता है, जिनकी बच्चों की तरबियत ठीक हुई होती है, उनकी फिर ये फितरत सानिया शुरू में रेजिस्ट करना पड़ता है, जाहिर है, जवानी होती है, टीन एज होती है, फलाना, वो आहिस्ता आहिस्ता लड़ते फिर वो गुडनेस उनकी सेकंड नेचर बन जाती है, उनको बात फजूल हजम ही नहीं होती, ख़त्म हो गई बात। अदरवाइज अच्छा बुरा क्या होना है, बंदे बंदे ही होंगे। ब्लड ग्रुप का फ़र्क होता है, फिंगरप्रिंट्स का या सॉकेट होती है, बाकी तो बंदा बंदा है। अच्छा बुरा क्या होना है? रवैये हैं, तरबियत है, क्लास है। यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं जो ट्रैफिक को वो रूल्स, बुनियादी बात कर रहा हूँ, वो भी बुरा है मेरे नज़दीक। परसों तरसों पता नहीं कहाँ, फारूक साहब से पूछना, पता नहीं, या अतर को 6, वो मैंने कहा गलत कह रहे हो, जब गाड़ी बराबर गई तो 6 ही थे मोटरसाइकिल पे,
ये वो मुल्क है जहाँ मोटरसाइकिल पे पीछे बंदा बैठा है, वो सिग्नल से आगे गुजर के ना तो सिग्नल तोड़ के वायलेट करके वो नंबर प्लेट पे हाथ, मैंने कहा ये क्या कर रहा है? मेरे ड्राइवर ने कहा जी कुछ नहीं रहा, उतने कैमरा लगाया ये नहीं चाह रहा था नंबर नोट हो गए। तो जो कैरेक्टरलेस होते हैं, जिनका ना कोई आगा ना पीछा, ना दिन ना रात, ना जन्म ना मौत, कुछ भी नहीं, तरबियत ये वो बहुत सारे फैक्टर्स, बस सोशल प्रेशर होता है, यहाँ वो भी नहीं है। यानी डंगर जाएगा सड़क पे नहीं, बल्कि उल्टा बाजों का तो मजाक उड़ाते हैं, वो यार तेनू बड़ा कानून दा। अच्छा ऐसा भी है, चलो बिल्कुल ठीक है हसन साहब। हसन साहब, गुज़श्ता हफ्ते मारूफ स्टेज ड्रामा राइटर मुनीर राज इंतकाल कर गए, आप कुछ कहना चाहेंगे उनके हवाले से? हाँ, मेरी मुनीर राज से सलाम दुआ थी दूर की, मतलब मेरा कोई उनका ताल्लुक़ नहीं था ऐसा कोई, हेलो आए कह लो, रेडियो शेडियो पे एक ज़माने में मैं रेडियो पे भी के लिए भी लिखता था, और ये वो भी रेडियो पे भी काम करते थे। अच्छा, मर तो जाना होता है। ई वो 74 भी बड़ी गनीमत है इस मुल्क में, जहाँ एवरेज एज पता नहीं 60 पता नहीं क्या कितनी है। लेकिन दुख मुझे एक और बात पे हुआ, और वो पहली बार नहीं हुआ। मुनीर राज तो इतना फेमस या नामवर भी नहीं था जितना अमजद इस्लाम अमजद ये वो इस तरह। हम जो अहले कलम है ना, सहाफ़ी भी अहले कलम है, ये लफ्ज़ तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन जो जिसका हथियार कह लो, औजार कह लो, कलम है, उनमें भी ना अपनी कम्युनिटी के लिए भी इज्जत नहीं है दिलों में। 2 टकेगा बंदा मरेगा, कोई नाम पर बदमाश मरेगा, कोई सियासतदान दरमियाना जिया ओदी अपने ही बुजुर्गों को, अपने ही बड़ों को, अहले कलम को, अहले कलम ही एक कॉलम की कब्र में दफन कर देते हैं। मैंने सारे अखबार देखे उस दिन, एक अखबार देखा मुनीर राज इंतकाल कर गए, सिंगल कॉलम। फिर मैंने सारे अखबार आते हैं मेरे पास, सारे मैंने मेरे काम का हिस्सा है, सुबह मैंने सारे उर्दू अंग्रेजी अखबार देखने होते हैं। मैंने हर अखबार देखा कि शायद किसी को हया आई हो कि इसे एक कॉलम की बजाय 2 कॉलम की कब्र में दफन कर दो। उसने बड़े बड़े खूबसूरत स्टेज प्लेस लिखे, ये वो सारा, तो कुछ नहीं यहाँ, बिल्कुल नहीं, 2 कौड़ी का, वो चाहे गैंगस्टर हो, कोई हो क्या उसको क्या कहते हैं जो इस तरह का हो, कोई एक्टर मैक्टर हो, कोई सियासतदान हो, तो सुर्खियाँ लगेंगी। बंदा कहता है सादिकैन कब के गुजर चुके दुनिया से, बहुत कमाल के आदमी थे, सूफी थे वो, मैं तो उन्हें सूफी समझता हूँ। कुछ लोग जो वो एक और हवाले से उनको जानते हैं, उनको खाना याद ही नहीं रहता था। वो बाज़-औक़ात कैनवस पे बेहोश होकर गिर जाया करते थे, पता लगता था बाद में 2 दिन से खाया कुछ नहीं है। यहाँ इस मुल्क की तारीख में 2-4 के अलावा कोई सियासतदान ऐसा है जिसपे हेडलाइन लगे, करेंगे, हमारे अंदर नहीं है कोई बात, देयर इज समथिंग रॉन्ग। प्रोग्राम के एंड में आज के शेर, उसकी कहानी का आज का शेर सुना दें। अच्छा यार, 1-2 सवाल और बड़े अच्छे थे, खैर टाइम ख़त्म हो गया तो सुन लो। ये शेर मैंने कैद के दौरान लिखा था। दिन थे उस मनहूस ज़ियाउल हक के, उम्र मेरी इतनी छोटी थी, वन ही वाज टोल्ड ये वो, खैर छोड़ो। वो शेर है, सूरज निकला हमने सोचा ये दिन कैसे बीतेगा, सूरज निकला हमने सोचा ये दिन कैसे बीतेगा, शाम ढली और सोच रहे हैं ये दिन कैसे बीत गया। जो वहाँ तन्हाई शनाई होती है तो मुश्किल होता है। खैर बहुत खूब, ज़बरदस्त। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।